क्या आपने एक नया लैपटॉप खरीदा और जानकर कंफ्यूज हो कि वो ड्यूरेबल है भी या फिर नहीं है? मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में ड्यूरेबिलिटी की पूरी सच्चाई। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 13 साल पहले जो मेरा पहला डेल का लैपटॉप मैंने खरीदा वो बिल्कुल चट्टान के माफिक मजबूत हुआ करता था। ऐसा भी क्या था उस लैपटॉप में, बस बात इतनी सी है कि वो 13 साल पहले बना था। वो लैपटॉप को मैंने आज भी बचा के रखा हुआ है, हालांकि वो बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन फ़र्क क्या है, जब मैं उसे टच करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ भाई कोई चीज़ है। भले ही वो हैवी था, ऐसा नहीं कि आज की तरह लाइट वेट फिदर लाइट टाइप का कुछ नहीं है उसमें, लेकिन वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लैपटॉप हुआ करता था अपने ज़माने का। और वो ऑलमोस्ट मॉड्यूलर लैपटॉप था। मॉड्यूलर कैसे, आपको ऐसे हार्ड डिस्क निकालनी है आप तुरंत आराम से खोल सकते हो, रैम निकाल लिया आप तुरंत, यहाँ से 2 स्क्रू निकाले रैम अपग्रेड हो गई। साइड से आपको डीवीडी राइटर वगैरह जो पुराने ज़माने में लगे होते थे ना, उन्हें भी ऐसे निकालना है, बस एक स्क्रू खोलो और ये बाहर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक मॉड्यूलर लैपटॉप भी था। जो चीज़ें आपको अपग्रेड करनी है, बेसिकली आपको लैपटॉप खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब उस लैपटॉप को मैंने बड़े ही रफ तरीके से इस्तेमाल किया, फिर भी आज वो इतना चमक दमक रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने उसे थोड़ा संभाल के भी रखा था। उस लैपटॉप का पहला बैटरी रिप्लेसमेंट जो मैंने किया तकरीबन 5 साल के बाद। क्या आप विश्वास करोगे, आज के लैपटॉप में मतलब 2 साल बाद भी बैटरीज खराब सी हो जाती है, लेकिन उसकी बैटरी को मैंने 5 साल के बाद रिप्लेस किया था। अब क्योंकि मेरा डेल का लैपटॉप इतना ज़्यादा अच्छा रहा, मुझे करीब 7-8 साल मैंने उस पर काम किया, बड़े ही शानदार से काम किया मैंने। उसके बाद मैंने फिर से डेल का लैपटॉप खरीदा, डेल वॉस्ट्रो सीरीज़ का। वॉस्ट्रो सीरीज़ के मेरे 2 लैपटॉप 2-2 महीने बाद ख़राब हो गए। क्या आप विश्वास करोगे? ये थी सच्चाई उसकी ड्यूरेबिलिटी की। अगर आप ये सोचकर डेल का लैपटॉप खरीदते हो कि डेल के लैपटॉप बहुत ही ड्यूरेबल हैं, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ऐसा हर एक लैपटॉप के केस में नहीं है। स्पेशली डेल की वॉस्ट्रो सीरीज तो अजीब ही है थोड़ी। उसके बाद मुझे एक ऑफिस से भी लैपटॉप मिला डेल का ही, जिसके स्क्रूज ही निकल जाते थे भाई अपने से ही। मतलब लैपटॉप इतना हीट हो रहा था ना कि वो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच सा हो गया, स्क्रूज अपने आप ही 2-3 गिर गए। ऐसा भी होता है कभी कभी जो है, ड्यूरेबिलिटी जब खराब मिल जाती है। अब क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? ओके, 13 साल पहले जो लैपटॉप मैंने खरीदा था उस समय डेल एक एंट्री ब्रांड था इंडिया के लिए, और उस समय एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और सुपीरियर ग्रेड का लैपटॉप इंडियन कस्टमर्स को प्रोवाइड करना उनकी ज़रूरत थी, ना कि मतलब शौक कि भाई हम इंडिया में भी लैपटॉप बेचेंगे, ऐसा नहीं। उनको अपना कस्टमर बेस बढ़ाना था, अच्छा खासा प्रोडक्ट सेल करना था। उनकी टीम छोटी थी और इस वजह से हमें एक अच्छा ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट मिलता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा सिनेरियो नहीं है। आज डेल पता नहीं कितने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तमाम अलग अलग तरह के सेलर्स हैं, डेल के ऑथराइज्ड एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। इन सब को कुछ ना कुछ तो कमीशन मिलना चाहिए ना भाई। वो सब कहाँ से आएगा? वो तब होगा जब आप बार बार कोई नया प्रोडक्ट खरीदोगे। अब डेल ने एक अपना मार्केट इस्टेब्लिश किया और उसके बाद तमाम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना के उन्हें बेचना चालू किया। लेकिन अगर कोई एक ही प्रोडक्ट 10-10 साल तक आप ऐसे इस्तेमाल करते रह जाओगे तो भाई ये सारे एम्प्लॉयज़ और ये सेल्स चेन जो बनी हुई है, उनकी सैलरीज या उनका कमीशन कहाँ से आएगा? आपने कभी सोचा इस बारे में? ऑफ कोर्स ये तभी होगा जब आप 2 या 3 सालों में या तो अपनी वारंटी को एक्सटेंड करते रहो या फिर आप नए प्रोडक्ट्स खरीदते रहो, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ डेल का, क्योंकि मैंने ओवर द लास्ट कई साल तक डेल का ही लैपटॉप यूज़ किया है इस वजह से। लेकिन ये किसी भी ब्रांड पे अप्लाई हो सकता है कि एक ब्रांड जब छोटा है, उसके सेल्स कम है, तो उसे अपना रेपुटेशन चाहिए, उस केस में वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएगा। लेकिन जब उसके पास वो नंबर्स आ जाएंगे तो अब उन नंबर्स को सस्टेन करने के लिए उनको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और उस पूरे नेटवर्क का जो खर्चा होगा वो एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट बना के उनका नहीं निकलने वाला है। इस वजह से प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी पे थोड़ा तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है, चाहे वो ब्रांड कितना भी नाम का हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चीप ब्रांड्स। लेकिन यहाँ पर चीप ब्रांड से मेरा मतलब ये भी है कि ऑनर के जैसे हो गए लैपटॉप, इन्फिनिक्स के हो गए, या फिर ये रियलमी के अभी लैपटॉप्स बन रहे हैं, राइट। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है। मतलब 30-40 हज़ार रुपये में आपको एक मेटेलिक बॉडी का डिज़ाइन वाला लैपटॉप मिल रहा है
जिसमें आपको एक IPS डिस्प्ले भी मिल रहा है। ये एक बड़ा ब्रांड नहीं कर पा रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि उन्हें वैसा प्रोडक्ट अभी बनाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बना नहीं सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उनके लिए ये डिज़ाइंस, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिनका स्केल इतना बड़ा है। लेकिन वो चाहते नहीं, क्योंकि तब डेल जैसे ब्रांड XPS सीरीज़ बनाकर आपसे पैसे लेके तब जाके उन्हें ऐसा प्रॉफिट होगा जब वो एक 40 या 50 हज़ार की कॉस्ट वाला लैपटॉप आपको 1 लाख में बेचेंगे। ये तो मेरा एक ट्रांसपेरेंट ओपिनियन हो गया। आई डोंट नो मतलब हाउ बैक एंड थिंग वर्क्स, लेकिन ऊपर से जो दिख रहा है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं एक कंज्यूमर की तरह सोच रहा हूँ, मुझे इसके पीछे का बिजनेस नहीं पता है। लेकिन जो ये चीप ब्रांड्स हैं, ये इतनी अच्छी वैल्यू जो है कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं? वो इसलिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि उनका मार्केटिंग बजट डेल या फिर HP या फिर लिनोवो के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। सिंपली कुछ यूट्यूबर्स को अपने प्रोडक्ट्स भेज देने हैं और डेफिनेटली वो लैपटॉप्स जो चीप ब्रांड्स की तरफ से मिल रहे हैं ना, उनकी बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल, उनका परफॉर्मेंस, सब कुछ इतना सही है कि आप उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते हो। लिटरली सच्चाई तो ये है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हम एज ए कंज्यूमर ये चीप वाले लैपटॉप क्यों ना खरीदें एक डेल या HP का लैपटॉप खरीदने के बजाय। हमेशा ये बात मैं सोचता रहता हूँ। लेकिन एक दूसरा भी मेजर फैक्ट है जिसकी वजह से हो सकता है आप इन ब्रांड्स पे रिलाई ना कर सको। जैसा कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हो ना कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी। अब यहीं पर ये जो छोटे ब्रांड्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस हमेशा उस ब्रांड की अच्छी होगी जिसकी पहुंच काफ़ी ज़्यादा है। और इसी आफ्टर सेल सर्विस के चलते डेल और HP या फिर लिनोवो जैसे ब्रांड्स आपको अच्छे दामों पे लैपटॉप बेच पाते हैं, क्योंकि उनकी एक तो वारंटी होती है कि भाई तुम ले लो एक बार, तो सर्विस वगैरह कराने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ये बात तो सही है कि डेल ऐसे ऑन साइट वारंटी प्रोवाइड कर देता है, लिनोवो भी ऑन साइट वारंटी प्रोवाइड कर देता है। तो इन केसेस में क्या है कि आप घर बैठे बैठे ऐसे ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है कि आपका प्रोडक्ट जब तक वारंटी के अंदर है तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। इस मामले में मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा कि ये जो एडिशनल वारंटी का पूरा प्रॉब्लम है, क्या वो सच में इफ़ेक्टिव होता भी है या फिर नहीं होता है। उसके लिए मैं एक अलग टॉपिक का वीडियो लेके आ जाऊँगा, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग वास्ट टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे उसके बारे में भी काफ़ी बातें बोलनी थी। लेकिन यहाँ पर अभी और बात करते हैं कि अब एक बात ये सोचो, जरा आप खुद से सोचना कि एक लैपटॉप आप पहले दिन रिसीव करते हो, बॉक्स ओपन करते हो, उसका प्लास्टिक यूँ फ्लिम्सी सा ऐसे हो रहा है, वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा? उसमें आपको उसको सर्विस कराने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? या फिर एक ऐसा लैपटॉप आप रिसीव कर रहे हो जो बिल्कुल सॉलिड बना हुआ है और उस पर आप मतलब ना ऐसे कुछ अच्छे से टाइपिंग वाइपिंग कर सकते हो, उसका कीबोर्ड भी बहुत ही बढ़िया सा टैक्टाइल फीडबैक वाला है, एक बेहतरीन सा डिस्प्ले है जिसका हिंज काफ़ी अच्छा है, एक हाथ से ऐसे ओपन हो रहा है या फिर वो पूरा फ्लैट हो रहा है। बॉक्स ओपन करने से लेकर फर्स्ट यूज़ करने तक कौन सा लैपटॉप आपको ऐसे फिजिकली अच्छा पसंद आएगा? बेहतरीन जो ऑफ कोर्स जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा दिखेगी, आपको जो छूने में अच्छा लग रहा है बेसिकली। अब इंटरनली क्या है वो मामला हमें नहीं पता है। ये जो चीप लैपटॉप हमने ख़रीदा, इसमें इंटरनली कैसा सब कुछ चलने वाला है वो ठीक है, अच्छी बात है, अपनी जगह सही है। लेकिन जो डेल या HP की तरफ से भी आया, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बाहर की ही इतनी ख़राब है, उसमें अंदर क्या होगा इस बात की भी क्या गारंटी है? कोई बात नहीं। एक जो मेजर पॉइंट होता है किसी भी लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी को डिफाइन करने का, वो है उसका मदरबोर्ड और सर्किट डिज़ाइन। इस चीज़ के बारे में आप किसी स्पेसिफिकेशन के थ्रू जान नहीं सकते हो, क्योंकि हर एक लैपटॉप कंपनी का वो एक सीक्रेट है। और ये चीज़ आप जज कर पाओगे कैसे? सिर्फ इसी बेसिस पे कि ये ब्रांड बहुत ही रिलायबल हुआ करता था, तो शायद अब भी होगा। लेकिन आज के डेट में ऐसी सिनेरियो ही बदल चुकी है। आज से 4 साल पहले मैंने एक Asus का लैपटॉप खरीदा, जिस पे मैंने एक्चुअली ये यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू करने से पहले मैंने उसे खरीदा था। उसमें 2 GB का MX 150 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ था, 2 GB का। लेकिन वो लैपटॉप मतलब आज भी काफ़ी अच्छा रन होता है, और कभी कभी मुझे कुछ एडिटिंग करनी है ना तो उसमें मैं कर भी लेता हूँ। क्या आप सोच सकते हो कि वो एक फ्लिम्सी सा लैपटॉप, बहुत ही जो अजीब सा है, दिखता है, दिखने में बहुत ही बल्कि भी है, वो एक्चुअली में मेरे जो डेल के वॉचड्रो लैपटॉप्स मैंने खरीदे उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम और वही कैपेबल सा लैपटॉप। तो मुझे तो वैल्यू इस लैपटॉप में Asus वाले में मिली ना,
इसलिए मैंने उसे ख़रीदा। एक क्वेश्चन कि एज अ कंज्यूमर हमें क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आप ये देखो कि किसमें आपको बेहतरीन स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, अच्छी बैटरी लाइफ हो, अच्छा डिस्प्ले हो, प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ हो, रैम वगैरह अच्छी फास्ट सी हो। बस यही चीज़ें आपके लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी भी डिफ़ाइन कर देंगी। बाकी ये पूरा का पूरा लक फैक्टर है कि आपका लैपटॉप अभी 5-6 साल चल जाएगा जो आज खरीद रहे हो आप, या नहीं चलेगा। चाहे वो ब्रांड कोई भी हो, चाहे वो ये चीप ब्रांड्स हो, ऑनर हो, रियलमी हो, या फिर आपके ये डेल या एचपी हो। सच्चाई तो बस इतनी सी है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको इंट्रोड्यूस किया, कि कोई भी लैपटॉप कंपनी ये नहीं चाहेगी कि आप अगले 7-8 साल तक फिर से दूसरा प्रोडक्ट ना खरीदो, क्योंकि इसमें घाटा इन सारी कंपनीज़ का है, उनके एम्प्लॉयज़ का है। क्योंकि अगर आप बार बार प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हो, कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग, मान लो कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मैं जाकर किसी कंपनी में काम तो करूँगा ना, और अगर प्रोडक्ट बार बार नहीं बिकेगा तो मेरी सैलरीज कैसे आएगी? तो ये एक लॉजिक बन जाता है। कल को आप भी जब जॉब करने लगोगे तो आपके लिए फैक्ट हो जाएगा कि आपकी सेल्स ज़्यादा हो और आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, ताकि आपको एक बेहतरीन रिलायबिलिटी फैक्टर मिले, आपकी सैलरी सिक्योर रहे। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। आपको एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह मिलती रहे, थोड़ा सा बैलेंस सा परफॉर्मेंस मिल जाए, ठीक ठाक सी ड्यूरेबिलिटी मिल जाए। तो एज ए कंज्यूमर हमें क्या देखना चाहिए कि बस लैपटॉप जो है ना अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता हो। पिछले 3-4 सालों में मुझे बस यही लगा है कि अभी ये ड्यूरेबिलिटी वाले फैक्टर को ना लैपटॉप से हटा देने का, क्योंकि इस पे कोई खास जस्टिफिकेशन नहीं रहा। चाहे आप किसी बड़े ब्रांड के साथ जा रहे हो, छोटे ब्रांड के साथ जा रहे हो, जहां आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच रहा है ना, आपको उस पे जाना चाहिए जहां ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल जा रही हो। लैपटॉप वगैरह में स्पेसिफिकेशन अच्छे होने चाहिए और डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, जो कि एक प्राइमरी नीड है। हाँ, आप ऐसे इंटेल ईवो सर्टिफाइड टाइप के लैपटॉप्स वगैरह खरीद सकते हो, जो थोड़ा सा मतलब ऐसे ड्यूरेबिलिटी भी उनकी ज़्यादा होती है। अगेन बात वहीं पर आ जाती है, रियलमी का ये जो एक रियलमी बुक लैपटॉप है, जिसको मैंने अभी रिसेंटली अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था, 47-48,000 पे मिल रहा था इंटेल ईवो सर्टिफाइड। लेकिन अगर आप ऐसा ही डेल या एचपी में कोई ऐसा लैपटॉप खरीदना चाहते हो, या एसुस में भी, तो एसुस वीवोबुक S15 है, वो सब ऐसे 70-80 हज़ार के प्राइस पे चले जाते हैं। तो प्राइस का एक बहुत ही बड़ा गैप है यहाँ पर, है ना, मतलब ऑलमोस्ट डबल प्राइस आप दे रहे हो सेम टाइप की कन्फिग्रेशन के लिए। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा आपको सोचनी ही पड़ेगी, और इस मामले में आपको एक तरफ कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप कोई ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर पे कंप्रोमाइज़ कर लो या फिर प्राइस पे कंप्रोमाइज़ कर लो, दोनों में से किसी एक ना एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ तो करना ही होगा। और ये बात आप भूल जाओ कि आज की डेट में आप कोई भी लैपटॉप जो खरीद रहे हो वो 7-8 साल चलने वाले हैं, बिल्कुल नहीं चलने वाले। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई भी लैपटॉप आप खरीद सकते हो। जाते जाते मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मैंने जो कंप्यूटर चलाना सीखा है वो बेसिकली CRT मॉनिटर्स पे सीखा है, तब ये LCD IPS ये सब कुछ नहीं था। और मैंने ऐसे कंप्यूटर पे सीखा है जिसमें सिर्फ 256 MB की रैम लगी हुई थी, और मैंने अपनी ज़िंदगी का जो एक पहला स्टोरेज डिवाइस ख़रीदा था वो था 3.5 MB का एक फ्लॉपी डिस्क। तो मैं इस इरा से बिलोंग करता हूँ, और टेक्नोलॉजी उस समय में बहुत ही अलग थी। आजकल हमें उसी प्राइस में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ मिल रही हैं। तो मेरे लिए ये काफ़ी फैसिनेटिंग सी बात है। अगर आप न्यू एज जनरेशन के ऐसे हो, मतलब आपको वो कंप्यूटर का पुराना इरा याद नहीं है, तो फिर मतलब हो सकता है कि आपको इनमें ड्यूरेबिलिटी का एक फैक्टर दिखाई देता हो। लेकिन मेरे लिए ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी हैं, और ये चीज़ें आज वाकई हमें लगता है देख के कि ऐसा होना चाहिए था। और हम लोग तो उस समय भी अच्छी खासी कंप्यूटिंग कर रहे थे, चीज़ें सीख रहे थे, बना रहे थे। मुझे आज भी पता है कि जब मैं ऐसे C प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो वो कंप्यूटर कितने लो स्पेसिफिकेशन का था। ये 2002 या 3 की बात है। दैट इज़ लॉन्ग बैक एग्जैक्टली। आज से 20 साल हो गए उस चीज़ को। तो ये काफ़ी अलग सा एज है कंप्यूटर का। और आज की डेट में अगर आप ड्यूरेबिलिटी पे ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो मुझे सोचकर लगता है कि नहीं भाई, आज की डेट में ड्यूरेबिलिटी मैटर ही नहीं कर रही। हमारे पास अपफ्रंट ही इतने सारे स्पेसिफिकेशन आ गए ना, जो कि काफ़ी ही नेक्स्ट स्टेज है। और अगर आप अच्छे से लैपटॉप का अपने इस्तेमाल करते हो, थोड़ी बहुत अच्छी ट्वीक्स कर सकते हो ना, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को ड्यूरेबल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने लैपटॉप को खुद ही रिपेयर करना सीख लिया, तो वो आप भी कर सकते हो।
और ये बहुत ही आसान हो चुका है। आज हमारे पास यूट्यूब है, आज हमारे पास तमाम ऑनलाइन रिसोर्सेज है जिससे आप ये चीज़ें सीख सकते हो घर बैठे कि एक लैपटॉप को रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको थोड़ा भी समय मिलता हो तो ये सब चीज़ें सीख कर आप अपने उसी लैपटॉप को ड्यूरेबल भी बना सकते हो। आज से 10-15 साल पहले ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो ये भी एक फैक्ट है। मैंने जो एसएस का लैपटॉप खरीदा उसमें बहुत सारे मैंने ट्विक्स खुद ही कर दिए। मैंने खुद ही से सब कुछ अपग्रेड कर दिया उसमें। मैंने खुद ही से उसमें अलग से एक चीज़ें लगा दी। उसमें से जैसे कि हार्ड डिस्क काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती, मैंने हार्ड डिस्क ही निकाल दिया। तो इस तरह से आप उसे चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, धीरे धीरे सीख सकते हो और अपने प्रोडक्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी को समझने में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।